जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान के निर्माण, जो हमने अभी प्रीवियस वीडियो पढ़ा था एनसीईआरटी का, उस सब्जेक्टिव से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकते थे वो मैंने इसमें बना दिया है। साथ में ये भी किया है कि एससीईआरटी के फैक्ट को भी देख के थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन कर दिया है। साथ में ये भी किया है कि विगत वर्ष में अगर कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं ना, तो उन सबको भी मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है डिटेल में किए जाएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर किया करें, नए हैं चैनल पे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़िए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? तो पहला क्वेश्चन है, किस देश का संविधान लिखित नहीं है? ध्यान रखिएगा, लिखित नहीं है पूछा जा रहा। तो लिखित संविधान जो है इंग्लैंड या ब्रिटेन जो है आपका, ब्रिटेन में जितने भी कानून पारित किए गए हैं जिससे संचालित किया जाता है अपने राज्य को, वो या राज्य को कहिए या राष्ट्र को कहिए या इंग्लैंड को कहिए जिससे संचालित किया जाता है, वो मौखिक रूप से पारित किए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मौखिक रूप से पारित किए गए हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। ठीक है, अब चलिए इंग्लैंड हो गया आंसर। इसके बाद अब ध्यान दीजिए, भारत है। तो भारत का संविधान जो है विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो भारत का है। अब भारत के संविधान के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? तो पिता के रूप में जाना जाता है बी आर अम्बेडकर को। ध्यान रखिएगा। ठीक है, और पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान का लिखित जो हमारा भारत का लिखित संविधान है, ये इतना बड़ा दस्तावेज क्यों है? तो इसलिए हो गया क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों के लिए कानून बनाना था। ठीक है, और साथ में ये भी करना था कि कहीं दोनों एक साथ में आके लड़ने लगते हैं तो उस समय किसका जो है बात माना जाएगा। तो देखेंगे आप, केंद्र का बात माना जाता है, तो होता है कि केंद्र की ओर जो है हमारा संविधान झुका हुआ है ना, कहते हैं ना लोग। तो ध्यान रखिएगा, केंद्र और राज्य दोनों के वजह से जो है नियम को जो संकलित किया गया, इस वजह से हमारा संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और दिया है, अमेरिका ऑप्शन में दिया है। तो अमेरिका जो है विश्व में प्रथम लिखित संविधान के लिए जाना जाता है। ठीक है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान के रूप में कौन जाना, किसको जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है अमेरिका को। अब जैसे आपने पढ़ा भारत में जो है संविधान के पिता जो है बी आर अम्बेडकर हैं, वैसे ही अगर पूछा जाए विश्व के जो है संविधान जनक कौन है, विश्व में संविधान जनक के रूप में यानी कि उनको जाना जाता है, तो संविधान जनक के रूप में जो है आपको जाना जाता है किसको? वो जाना जाता है संविधान जनक के रूप में जाना जाता है जेम्स मैडिसन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जेम्स मेडिसन को जाना जाता है। ठीक है, और ये कौन थे? तो ये जेम्स मेडिसन जो थे ना, ये आपके अमेरिका के संविधान जब निर्माण हुआ था ना, तो उसी में इन्होंने अपना योगदान दिया था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, संविधान जनक के रूप में किसको जाना जाता है? जेम्स मेडिसन को। अगला ऑप्शन में दिया है आपके दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पे एक चीज, अभी दक्षिण अफ्रीका के बारे में डिटेल मिलेगा आपको। ठीक है, बस यहाँ पे ये याद रख लीजिए कि इंद्रधनुषी समाज अपने आप को कौन बताता है या स्थापित करता है? तो इंद्रधनुषी समाज जो है अपने आप को कौन बताता है? दक्षिण अफ्रीका बताता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इससे याद रखिएगा ना कि अश्वेत और श्वेत का सबसे ज्यादा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। तो कलर को लेके यहाँ पे संघर्ष झेलना पड़ा नेल्सन मंडेला को, तो उसे ही मान लीजिएगा। उससे याद रखिएगा, कलर का जहां ही बात आए तो इंद्रधनुषी समाज कौन स्थापित करता है अपने आप को? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, फिलहाल और ये आपने आंसर देख ही लिया, इंग्लैंड जो है इस क्वेश्चन का आंसर था, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये दिया है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, जब मूल संविधान बना था उसमें पंथ निरपेक्ष नाम शब्द जो था नहीं था। ठीक है, हमने ये संविधान में कब जोड़ा था? पंथ निरपेक्ष जोड़ा था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि पंथ निरपेक्ष क्या होता है। तो पंथ निरपेक्ष ये होता है कि संविधान जो है हमारा किसी भी धर्म को, भारत में बहुत सारे धर्म देखने को मिलते हैं, पर संविधान हमारा किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसी का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। कहते हैं ना कि हम न्यूट्रल हैं, कि अगर वोट देनी होती है, मान लो दो तीन दोस्त हैं, दो दोस्त में वोट देनी होती है, तो हम लोग कह देते हैं ना, नहीं नहीं हम यहाँ पे है जो न्यूट्रल हो जाएंगे, हमें नहीं देना क्योंकि तू दोनों मेरे लिए बराबर है ना, कहते हैं ना दोनों दोस्त जो बराबर हो आपके लिए। तो उसी तरह क्या हुआ कि भारत का संविधान जब बन रहा था तो उनको लगा कि हमारे लिए सारे धर्म जो है समान है, जैसे कि कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जैन हो, बुद्धि हो, कोई भी हो, तो क्या हमारे उनके लिए संविधान में जो है देखा गया तो वो बराबर था उनके लिए धर्म, इसलिए उन्होंने वहां पे अपने आप को न्यूट्रल कर लिया। ठीक है, और उसी वर्ड को जो है हमने
पंथ निरपेक्ष नाम दिया है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगला जो है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है, इसको हम लोग मिनी संविधान के रूप में जानते हैं। ठीक है, मिनी संविधान पूछा जाए किसको कहा जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है मिनी संविधान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, और भी मिलेगा, क्यों इसलिए कहा जाता है इसको मिनी संविधान, क्योंकि इसमें इतने ना अमेंडमेंट किए गए थे, बहुत सारे सुधार किए गए और बहुत सारी चीजें जो ऐड की गई, हटाई गई, इस वजह से इसको मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, इस संशोधन को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला देखते हैं, ये दिया है 44वां संविधान संशोधन, तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज है कि हमारा पहले मौलिक अधिकार कितना हुआ करता था, 7 हुआ करता था, अब कितना है, अब 6 हो गया है। क्यों हुआ है, तो ये इसी संविधान संशोधन यानी कि 44वें संविधान संशोधन का जो है देन है, कि हमारा मौलिक अधिकार जो है 7 से अब 6 हो गया। तो कौन सा हटाया गया, तो आर्टिकल 31 जो है ना आपका, आर्टिकल 31 ये था, पहले कहता था कि जो है आपका आर्टिकल 31 जो है, ये पहले कहता था संपत्ति का अधिकार जो है सभी के लिए मौलिक अधिकार होगा। लेकिन जब ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था, ध्यान रखिएगा, जब ये किया गया तो ये इस आर्टिकल को निरस्त कर दिया गया और इसको ले जाके जोड़ दिया गया 300 ए में। ठीक है, 300 ए में जोड़ दिया गया और इसको जो है संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटा के क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकार से हटा के आपको कर दिया गया, संपत्ति ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के संवैधानिक अधिकार कर दिया गया। ध्यान ध्यान रखिएगा। तो पूछा जाए अब हमारे भारत में जो है संपत्ति का अधिकार क्या है, तो संवैधानिक अधिकार है। पहले क्या था, तो मौलिक अधिकार के रूप में जाना जाता था। साथ में एक चीज और याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 जो है, एक चीज और के लिए जाना जाता है, वो ये है कि देखेंगे आप जो कैबिनेट वर्ड है ना, कैबिनेट शब्द, कैबिनेट शब्द जो है संविधान में कितनी बार यूज किया गया है, तो कैबिनेट शब्द मात्र एक बार यूज किया गया है, वो भी 44वां संविधान संशोधन 1978 जब हुआ, उसके तहत इस शब्द को जो है जोड़ा गया था संविधान में। और ये कहाँ यूज किया गया है, एक बार ही अगर यूज हुआ तो कहाँ हुआ है, तो ये यूज हुआ है आपका आर्टिकल 352 के 3 में। ठीक है, इसमें आपको कैबिनेट शब्द का यूज किया गया है। उसमें ये बोला गया है कि जब तक अपने राष्ट्रपति जो है कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करते हैं, तब तक जो है मंत्रिमंडल, वहीं पे यूज किया गया है, मंत्रिमंडल जो है अपने से किसी भी प्रकार की संशोधन या किसी भी प्रकार का जो है नियम नहीं बता सकती है। ठीक है, तो वही यूज किया गया है 352, आर्टिकल जो है 352 है और 3 के तहत। ठीक है, और ऐसे नॉर्मल ऑप्शन में 3 नहीं भी हो तो ध्यान रखिएगा 352 आर्टिकल में इसको कैबिनेट शब्द को यूज किया गया है। संविधान में कितनी बार यूज किया गया है, एक बार। अच्छा, यहाँ पे अब आया है तो एक चीज और याद रखिएगा कि संघ नाम का जो शब्द है, संघीय सरकार हम लोग बार बार कहते हैं ना, क्या संघीय शब्द को संविधान में यूज किया गया है, तो बिल्कुल नहीं। ध्यान रखिएगा, संघीय शब्द जो है ना आपको संविधान में कहीं भी यूज नहीं किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। एक चीज अब और याद रख लीजिएगा यहाँ पे कि संविधान जो है उसमें अपना विदेशी कौन सा भाषा ऐड किया गया है, भाषा जो देखेंगे आप 22 भाषा है ना हमारे संविधान में। ठीक है, अनुसूची 8 के तहत, तो 22 भाषा में जो है एक विदेशी भाषा भी है, तो कौन सा है, तो वो नेपाली है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा यूनिक होते हैं, कहीं भी पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा 22 भाषा जो है ना उसमें विदेशी भाषा एक कौन है, तो नेपाली है। अच्छा, एक चीज और, बार बार हम लोग जो है इंग्लिश को बहुत महत्व देते हैं, भारत हो, यूपीएससी का एग्जाम हो या कहीं भी हो, बहुत महत्व देते हैं। क्या अंग्रेजी शब्द को जो है, अंग्रेजी भाषा को जो है संविधान ने अपने अनुसूची 8 में शामिल किया है, जो 22 भाषाएं हैं उसमें शामिल है, तो नहीं है। ध्यान रखिएगा, जबकि हमारे कोर्ट वगैरह के जो काम काज होते हैं वो सारे इंग्लिश में ही होते हैं, लेकिन फिर भी अंग्रेजी शब्द जो है हमारे संविधान में नहीं ऐड किया गया है, भाषा। ठीक है, अंग्रेजी शब्द नहीं, अंग्रेजी भाषा। ठीक है, अंग्रेजी भाषा जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो 44वां में आपने इतना सब चीज देख लिया। अब चलिए 52वां संविधान संशोधन भी बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं बार बार आता है, तो ये किस नाम से जाना जाता है, तो दल बदल जो है कानून जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था। तो पूछा जाए कि 1985 52वां संविधान संशोधन जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो दल बदल कानून से जो है जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था। अच्छा, इस समय पीएम कौन थे, जब दल बदल कानून जो है लागू किया जा रहा था, तो इस समय पीएम कौन थे, आपके राजीव गांधी थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अच्छा, अब ये पूछा जाए कि राजीव गांधी की जो है मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो तमिलनाडु में हुई थी इनकी मृत्यु जो है, देखिए यहीं पे लिखी देती हूँ। मृत्यु जो है इनकी कब हुई थी, 21 मई 1991 को जो है तमिलनाडु में राजीव गांधी की बम से देखे थे आप लोग, जो है विस्फोट में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लिटी आप लोग सुने होंगे, एक दल है, मतलब आपराधिक दल है, उसी के तहत जो है इनका मृत्यु हुआ था राजीव गांधी का। तो दल बदल कानून के समय पारित हुआ था, तो कौन थे पीएम, राजीव गांधी। अच्छा ठीक है, दल बदल कानून के समय राष्ट्रपति पूछ दे तो कौन थे, तो जब 52वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो राष्ट्रपति आपके कौन थे, जैल सिंह थे। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति कौन थे, जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह को कौन नहीं जानता है ना, ज्ञानी जैल सिंह जो है कौन है, पहले सिख राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं, मतलब है रूप में नहीं जाने जाते। राष्ट्र पहले पूछा जाए पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे, तो आपके ज्ञानी जैल सिंह थे। साथ में ये भी पूछा जाए कि पहले ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे तो पॉकेट बीटो का यूज किया था, तो 1 आर्टिकल जो है 111 111 आर्टिकल जो है राष्ट्रपति के बीटो पावर की बात करता है, उसके तहत जो है कौन ने पहली बार राष्ट्रपति ने यूज किया था, तो ज्ञानी जैल सिंह ही है, जो पहले से के राष्ट्रपति थे ना, उन्होंने ही यूज किया था पहली बार पॉकेट बीटो का। काहे में किया था, तो डाकघर संशोधन था ना, उसमें किया था इन्होंने। डाकघर संशोधन से जो बिल था वो पॉकेट में अपने रख लिया था। पॉकेट बीटो उसी को कहते हैं कि उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिया उन्होंने, है ना, लौटाना होता है तो। अब चलिए दल बदल कानून आया, तो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि दल बदल कानून को विरोधी कानून के नाम से कब जाना जाता है, दल बदल विरोधी कानून के नाम से कब से जाना जाता है इसको, तो दल बदल विरोधी कानून ये तब से जाना जाता है जब 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2003 में जब 91वें संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत हम दल बदल कानून जो है उसको मतलब कि विरोधी कानून के नाम से भी जाने लगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीजें। उसके बाद चलिए 61वां संविधान संशोधन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता होगा। देखिए जिनको आता होगा थोड़ा सा स्किप कर लीजिएगा या थोड़ा भगा लीजिएगा, आप थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, जिनको नहीं पता होगा वो देखेंगे। तो 61वां संविधान संशोधन पूछा जाए किससे रिलेटेड है, तो इसमें क्या हुआ था, 21 एज पहले हुआ करती थी वयस्क मताधिकार की। ठीक है, अडल्ट का या जैसे कि आप जानते हैं ना कि 18 साल के बाद जो है वोट देने का हमें अधिकार मिल जाता है अभी भारत में, वो पहले 21 साल हुआ करता था। तो उसको 21 साल से घटाकर 18 साल कब किया गया, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। इस समय से जो है एज अब हमारा 18 हो गया है। ठीक है, मतलब रखा गया है वोट देने के लिए, यानी कि वयस्क मताधिकार का एज कब मिलता है आपको, तो 18 साल पे मिलता है। ठीक है, अब ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपको 1989 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और ये 61वां संविधान संशोधन था। और ये किसमें संशोधन किया गया था अगर पूछ दिया जाए तो 326 आर्टिकल में जो है संशोधन किया गया था, ध्यान रखिएगा, है ना, 326 आर्टिकल में किया गया। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पीएम कौन था इस समय, तो इस समय भी पीएम कौन थे, ये कब हुआ था, 1989 में हुआ था ना, तो इसके समय भी पीएम कौन थे, राजीव गांधी ही थे। ठीक है, वही राष्ट्रपति चेंज हो गए थे, ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति आपके थे उस समय जब ये 61वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उस समय राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन, ध्यान रखिएगा, है ना, आर वेंकट रमन जो है इस समय राष्ट्रपति थे। अब ये चीजें याद हो ही गई। और आज आपके और कुछ नहीं बचा इसमें मुझे लगता है, जितनी भी थी। अच्छा हाँ, इसको दल बदल को कौन सी अनुसूची में रखा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा 10वीं अनुसूची में। ठीक है, 1985 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची, प्रधानमंत्री कौन, राजीव गांधी। ठीक है, इतना तो कम से कम याद रखिएगा ही रखिएगा। चलिए, अच्छा एक चीज मैंने अब यहाँ पे बताया है कि पहली बार बीटो पावर जो है यूज किया था, तो उसमें निलंबन बीटो पावर पूछा जाएगा ना, अगर लगा दिया जाए तो अब्दुल कलाम आजाद हो जाएंगे। ठीक है, अब्दुल आजाद, ध्यान रखिएगा, उन्होंने पहले निलंबन बीटो का यूज जो है पहली बार उन्होंने किया था। अब 61वां संविधान संशोधन भी हो गया डिटेल में। चलिए यहाँ पे जो है आपका आंसर क्या हो गया था, इसका आंसर हो गया था बी, 2 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, सॉरी ए, मतलब 42वां संविधान संशोधन के तहत हमने संविधान में अपने पंथ निरपेक्ष को जोड़ा था। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ पे ये दिया है तो अब चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। तो 42वां संविधान संशोधन ने प्रस्तावना में संशोधन किया है, भारत का विवरण
पहले क्या था, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया। और साथ में उसी में 42वें संविधान संशोधन के तहत ही, ये कब हुआ था, 1978 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, में क्या हुआ था कि राष्ट्र की एकता जो शब्द था उसको हटाकर वहीं पे मतलब क्या किया गया, उसको रिप्लेस कर दिया किसने, देश की एकता और अखंडता ने। ठीक है, तो ये था ही पहले, बस अखंडता शब्द को जो है जोड़ दिया गया था। तो हमने धर्मनिरपेक्ष जोड़ा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे अखंडता जोड़ा है। ठीक है, और भी कुछ शब्द दिख रहा है आपको, समाजवादी दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, है ना, रूस की क्रांति से हमने ये अडॉप्ट किया है। अच्छा, यहाँ पे ये एनसीईआरटी की कटिंग है आप लोगों को लिए कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया था। तो प्रस्तावना या उद्देशिका वही होता है, संवैधानिक भाषा में जब बोलते हैं तो प्रस्तावना उद्देशिका हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मूल भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। तो उस समय जब संविधान लागू किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकृत या अपनाए थे हम लोग, तो उस समय संविधान में कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। आज आप वही देखेंगे 465 प्लस भी हो गया है अब तो, है ना, 395 अनुच्छेद थे, इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अब पूछा जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो अब अच्छा देखिए, पहले कितने अनुसूची थे, तो भाग कितने थे, 22 ही थे, अनुसूची कितने थे, 8 थे, ध्यान रखिएगा। जब संविधान लागू हुआ तो कितने अनुसूचियां थी उस समय, संविधान मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, और अलग अलग संशोधनों द्वारा 4 अनुसूची और जोड़ी गई है। तो अब अनुसूची कितनी हो गई है, 12 हो गई है। ठीक है, पहले 22 भाग उतना ही था, और 395 अनुच्छेद भी था। ठीक है, ये पहले कितना था, 8 था, ध्यान रखिएगा। अब कितना है, मतलब कि 12 अनुसूची आपके हो गए हैं भारत में। अब वही पूछा जाए कि क्या है, मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि 12 अनुसूची कौन कौन से जोड़े गए हैं। तो 9, 10, 11 और 12 जो है आपके जोड़े गए हैं। 10 आपने देखा ही अनुसूची दल बदल था, ये 11 आपका हो जाएगा पंचायती राज, और 12 हो जाएगा नगर निगम। और वहीं पे आपको देखेंगे भाग जो है उसमें और भी कुछ जोड़ी गई हैं, जैसे कहीं कहीं आप लिखा दिखता है कि 25 भाग है। तो 25 भाग क्यों कोई कोई बोलता है कहीं कहीं बुक में, तो वो इसलिए क्योंकि 4 क, उसके बाद आप देखेंगे 9 क, ठीक है, उसके बाद आपको हो जाएगा 9 क के बाद है आपका 9 ख भी है। ठीक है, 9 ख, ठीक है, उसके बाद आपको देखिए 14 क हो जाएगा। ये सब जो है भाग में जोड़े गए हैं। तो 1, 2, 3, 4 ये जोड़े गए। अब क्या है, कहीं कहीं लिखा मिलता है कि मतलब 9 क और 9 ख को एक में रखा गया है, तो अब दिखता है कहीं कहीं 22 भाग की जगह पे 25 भाग भी लिखा हुआ मिलता है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि हम विशेषाधिकारों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। विशेषाधिकारों से भरे, और विरोधाभास होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा था विरोधाभासी, मतलब बहुत सारा विरोध के सामना भी करना पड़ना सकता है, मतलब करना पड़ सकता है, ऐसा उन्होंने बोला था कि प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में समता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भरा हुआ किसने कहा था, ये कहा था, आपको लग रहा होगा जवाहरलाल नेहरू, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं, ये B.R. अम्बेडकर ने ये अपने शब्दों में कहा था। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हम B.R. अम्बेडकर के बारे में देखिए, यहाँ पे दिया है अम्बेडकर के मन में वो थोड़ा सा क्या थे, गांधी जी से भेदभाव। आप लोगों को पता ही होगा, पूना पैक्ट, है ना, पूना पैक्ट क्या हुआ था, 71 से सीट बढ़ा के, जब कम्युनल अवार्ड जो था उसमें क्या था, दलितों के सीट के लिए जो बात हो रही थी, उसमें देखेंगे जब पूना पैक्ट होता है आपका 1932 में। ठीक है, 1932 में होता है, गांधी जी और आपके किसमें के बीच में, B.R. अम्बेडकर के बीच में। तो 71 से 148 सीट कर दिया जाता है ना। तो ये शुरू से ही क्या थे, ये शुरू से ही जो है अपने मतलब दलितों के लिए, समाज के लिए, समानता के लिए भीमराव अम्बेडकर लड़ा करते थे। थोड़ा सा इनके और गांधी जी में जो है कॉन्ट्राडिक्ट हो जाया करता था। ठीक है, तो वही जब B.R. अम्बेडकर ने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा, और क्या बोला था यहाँ पे देख लीजिए आपको दिए। उन्होंने कहा था 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अब आगे यही है। ठीक है, मैंने सब्जेक्टिव में पढ़ा दिया है ना। ठीक है, अब ये रहे B.R. अम्बेडकर, आपको यहाँ पे दिख ही रहे होंगे।
इनके बारे में हम आगे देखेंगे, जन्म और मृत्यु इनकी कब हुई थी और कौन सी कमेटी के ये सदस्य थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है संविधान के निर्माण में कितने वर्ष कितने दिनों का गंभीर चर्चा हुआ था। तो इस ऑप्शंस में देखेंगे तो लगभग जो है आपका ये सही हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है 2 18 11 यानी कि 2 साल 18 महीना 11 दिन जो है आपका लगा था संविधान बनने में। ठीक है, और ये 3 वर्ष अप्रोक्स हो जाएगा ना, 3 वर्ष के। और दूसरी चीज यहाँ पे दे रहा है कि आपका 114 दिनों का जो है चर्चा हुआ था, ये एनसीईआरटी के थ्रू ही है। 114 दिनों का चर्चा हुआ था, 12 अधिवेशन हुए थे आपके, है ना। 11 बैठक देखिए कहीं कहीं इसलिए लिखा हुआ मिलता है कि 12वें अधिवेशन जो हुआ था ना, 12वां सत्र, उसी दिन सभी ने 284 जो सदस्य थे उन्होंने हस्ताक्षर किया था संविधान पे। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितने वर्ष लगभग, तो ये 114 दिनों की चर्चा 3 वर्ष लगभग, है ना। अब देखिए उसके बारे में यहाँ पे दिया है, 3 वर्ष में कुल 114 दिनों का है गंभीर चर्चा किया गया था संविधान को बनाने के लिए। ठीक है, और बाकी जो आगे दिए हैं तो आगे भी मिलेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, है ना। चलिए अच्छा, यहाँ से ही सदस्य भी एक बार आप लोग यहीं पे देख लीजिए। ठीक है, देखिए जब संविधान सभा जब बैठाया गया तो पहली बैठक में जो है सदस्य जो थे 399 थे, है ना। अभी आगे हम देखेंगे 299 सदस्य जो है बाद में बच गए थे। संविधान जब बंटवारा हो गया था, जब से ऐसे ही 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ ना, तो बाद में क्या हुआ, भारत में जो है बंटवारा का जो है विस्थापन का सबको झेलना पड़ा था। तो आगे हमको मिलेगा अभी। चलिए यहाँ पे अभी हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण में निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाओं में कौन सा सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो 1922 में महात्मा गांधी द्वारा भारतीय संविधान की इच्छा व्यक्त किया जाना, देखिए वो 1922 में नहीं 1931 में किए थे, है ना। तो ये गलत हो जाएगा सन की वजह से, क्योंकि 1931 में जो है महात्मा गांधी ने अपने भारतीय संविधान की इच्छा को अपने यंग इंडिया में जो है व्यक्त किया था। अभी मिलेगा हम लोगों को आगे। अगला दिया है 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा संविधान सभा के गठन की राय दी गई थी, तो बिल्कुल सही है ये। अगला दिया है 1931 में कराची अधिवेशन में स्वतंत्र भारत के संविधान के लिए प्रस्ताव पेश किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला दिया है 1942 में क्रिप्स के संविधान के प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, तो एक्चुअली क्या ये स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, अच्छा ए बी सी ही मैंने डाला, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है 1931 आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ये 1931 है कि महात्मा गांधी ने अपने आप को अपने संविधान के बारे में उनको क्या चाहते हैं उन्होंने जारी किया था, और ये वाला जो है गलत है, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब वहीं पे एम.एन. राय के बारे में दिया था ना कि 1914 में, तो उसके बारे में देख लीजिए। वर्ष 1914 में 34 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्तर पर पहली बार 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्रिप्स मिशन था, तो देखिए सर्वप्रथम वर्ष 1942 के क्रिप्स मिशन द्वारा जो है संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया। तो पूछा जाए संविधान निर्माण का प्रस्ताव किसके तहत रखा गया था, तो क्रिप्स मिशन 1942 के तहत रखा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए वहां पे 389 जो है वहां पे पहली मतलब पहले सदस्य कितने थे 9 दिसंबर को, तो 389 सदस्य थे। अब बाद में वो घट के आपके ये नहीं 389 जो है सदस्य सीटों की जो है आपकी बताई गई है, मतलब यहाँ कितने सीट थे वो बताया गया है। यहाँ पे एक लाइन ये देख लीजिएगा आप लोग कि उस समय जो है सीटों का आवंटन जो है प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर किया गया था, एक प्रतिनिधि होगा। ठीक है, 10 लाख जहाँ की जनसंख्या होगी वहां से कितने प्रतिनिधि लिए जाएंगे, एक प्रतिनिधि लिए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी ये सब चीजें अगर दिया है तो आप लोग देख लीजिएगा सीटें कितने किसको दी गई थी। जैसे संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी 389 निर्धारित की गई थी। उसके बाद 296 सीटें जो है ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें जो है देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों से 292 सीटों का सदस्य 11 गवर्नर के प्रांतों का और 4 चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों का। तो ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे मिलेगा वैसे क्वेश्चन के फॉर्म में। अगला है संविधान का प्रमुख काम क्या है।
तो देख लेते हैं क्या क्या है। लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग को विकसित करना, बिल्कुल भरोसा करवाता है कि हमारे संविधान है, हमारे साथ गलत जो है कुछ नहीं होगा। ठीक है। सरकार का गठन और अधिकार स्पष्ट करना, तो बिल्कुल ये लक्ष्मण रेखा खींचता है संविधान जो है, और वो फिर क्या सीमा दायरा बताता है कि कैसे जो है आपको काम करना है, कितने दायरे में रहते हुए सरकार को। ठीक है। उसके बाद सरकार के अधिकारों की सीमा तय करना, तो बिल्कुल करता है। अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आवश्यकताओं को व्यक्त करता है, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि 1 2 3 4 तीनों चारों जो है सही थे। अब देखिए कि संविधान निर्माण क्यों किया जाता है। तो देखिए, संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोग, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच में आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है, जिसमें से प्रमुख है, पहला ये हो जाएगा आपके सामने, अच्छे से जूम कर देती हूँ। पहला यह है कि यह साथ रहे, विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करना, जो ऑप्शन पहला था वो सही है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। ठीक है, हमारा संविधान ही ये निर्धारित करता है। तीसरा ये हो जाता है कि यह सरकार के अधिकारों की सीमा को क्या करता है? तय करता है ना, और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। आप लोग कैसे जानते हैं कि आपके मौलिक अधिकार जो हैं 6 हैं? संविधान के थ्रू ही ना, वैसे ही बताना चाह रहा है। चौथा यह है कि अपने समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। ठीक है, तो इसकी विशेषता जो है देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला को कितने वर्षों तक जेल में कैद रखा गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 वर्ष। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या घटना हुई थी 1964 में, और उन्हें जो है कितने साल के लिए जो है जेल में रखा गया था। ठीक है, अच्छा ये, हाँ ये रहा, ये है ना। उनको कितने साल के लिए रखा गया था? 28 वर्ष तक के लिए उनको जेल में रखा गया था। ध्यान रखिएगा, इनको आजीवन कारावास हुआ था, लेकिन बाद में जो है श्वेत डर गए थे, उसके बाद क्या हुआ, इनको जो है आजाद कर दिया गया। मात्र 28 साल ही इनको जेल में रखा गया था, मात्र नहीं, एक बड़ा वो है। आखिरकार उनका जो दक्षिण अफ्रीका है कब आजाद हो जाता है? तो 26 अप्रैल 1994 को जो है आजाद होता है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन में होगा ही। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने के दौरान इनमें से कौन सा विवाद सबसे बड़ा था? तो हमने कहा ही था कि इंद्रधनुषी समाज वो व्यक्त करता है अपने आप को, और सबसे बड़ा जो वहां पे मतलब मतभेद था या सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वहां का, तो अश्वेतों के साथ रंग भेद किया जाना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। महात्मा गांधी भी जाके वहां उलझ गए थे इसी की वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो नेल्सन मंडेला जो है वहां के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं, और यही जो है दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्वकर्ता बनते हैं। और इनके साथ 7 लोगों को जो है आजीवन कारावास दिया गया था, राजद्रोह के मतलब आरोप में। आगे मिलेगा क्वेश्चन, लेकिन ये नहीं मिलेगा, तो यहीं पे बता देती हूँ कि 7 लोग और भी जो थे इनके साथ आजीवन कारावास के, मतलब उनको भी आजीवन कारावास दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष का नेतृत्व करने वाली पार्टी कौन सी थी? अब बताना है। तो पार्टी कौन सी हो जाएगी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीजें। अगला क्वेश्चन है, अच्छा उसके बारे में मैंने यहाँ पे कटिंग डाल दिया है कि देखिए, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस जो है आपका आंदोलन में थी, उसके उसके मतलब साथ में जो है और भी देश जो है शामिल हुए थे। सबका कहना था कि ये जो अश्वेत और श्वेत वाला रंग भेद चल रहा है ये गलत है। ठीक है, और ये अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश बनाने में उसकी भी भागीदारी है। तो ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था अपने महात्मा गांधी ने, और इन्होंने कहा था अगर इससे कम जो है संविधान बनता है तो मैं उसे संतुष्ट नहीं होऊंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे कौन हो गया? महात्मा गांधी। अब देखिए, उन्होंने अपनी इच्छा जो है, यही कहा था मैंने, 1931 में उन्होंने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में, ध्यान रखिएगा, अपने संविधान के बारे में उनकी क्या अपेक्षा थी, यानी वो क्या चाहते थे, वो कैसा संविधान चाहते थे, उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की। किसके तहत? यंग इंडिया के तहत। ठीक है,
उसमें उन्होंने लिखा था ये बात कि देखिए, मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे, ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहें। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह ना हो। और यहाँ पे देखिए, उन्होंने ये भी कहा था कि औरतों का जो अधिकार है वो मर्दों के समान ही हो, और अगर इससे कम होता है तो मैं तो संतुष्ट नहीं होऊंगा, इन्होंने कहा था। ठीक है, बस थोड़ा सा आप लोग ये याद रखिएगा कि यंग इंडिया में उन्होंने 1931 में अपनी ये इच्छा प्रकट की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दोहरी सरकार होना चाहिए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। संविधान लिखित होना चाहिए, बिल्कुल है। सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए और वो भी स्वतंत्र न्यायालय होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी है। अगला दिया है राज्य को अधिक शक्ति दिया गया है, तो ये आपका क्या है, गलत है, यानी यही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबको पता है हमारा संविधान जो है थोड़ा सा केंद्र की ओर झुका हुआ है, यानी केंद्र को शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में किस नेता के नेतृत्व में भारत संविधान का मसौदा तैयार किया गया था? ध्यान रखिएगा, मसौदा बताया जा रहा है यहाँ पे। तो ये कौन ने तैयार किया था? पंडित मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के पापा थे ये, है ना? आप लोग बताइएगा कौन थे मोतीलाल नेहरू। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसने मसौदा तैयार किया था? तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के पहले किसी ने संविधान लिखा था तो कौन थे? मोतीलाल नेहरू ही थे। ठीक है, 1928 में, देख लीजिए यहाँ पे 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए भारतीय अधिवेशन कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उन्होंने ये बता दिया था कि आजाद भारत में हमारा संविधान कैसे होगा, एक प्रारूप तैयार करके बता दिया था। ठीक है, मतलब एक छोटा सा संक्षेप में बताया था उन्होंने, 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कब प्रस्तुत किया गया था उसको? तो 1931 कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उसके अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार का भी वहीं पे जिक्र किया गया था, हम आगे देखेंगे, अभी मिलेगा वो चीजें। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप लोग एक चीज बार बार मिलेगा, तो यहाँ पे यहीं पे देख लीजिए। ठीक है, चुने हुए जन प्रतिनिधि की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे ही संविधान सभा कहा जाता है। तो संविधान सभा बार बार मिलेगा आपको, तो इसलिए इसको यहीं पे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था, तो कहाँ कब हुआ था? तो इनका चुनाव जो है जुलाई 1946 में हुआ था। अभी उसी पेज में था ही, फिर भी यहाँ पे भी मैंने दे दिया है। ठीक है, तो देखिए ये जुलाई 1946 में जो है संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो किसने किया था? संविधान सभा ने किया था, है ना, मिलके। अभी देखा ना, दस्तावेज लिखने का काम कौन ने किया था? संविधान सभा ने किया था, यहाँ पे देख ही रहे होंगे आप, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का नाम बताओ। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये जो है 9 दिसंबर को जो आपका पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, तो पहली बैठक में ये बने थे, आपके अस्थायी अध्यक्ष बने थे। कौन? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे ये, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो इनको बनाया गया था अभी। ठीक है, तो थोड़ा सा अब यहाँ पे हम लोग डिटेल देखते हुए चलेंगे। ठीक है, उनके बारे में भी। तो देखिए 9 दिसंबर 1946 को हुई में जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी ना, 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने, ध्यान रखिएगा, बैठक का बहिष्कार किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी जो है, किसने जो है पहली संविधान सभा की बैठक को बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया गया था, इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने ही हिस्सा लिया। यानी कि पहली बैठक में कितने लोगों ने हिस्सा लिया था? तो 211 लोगों ने हिस्सा लिया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एक चीज यहाँ पे भी मिल रहा है, तो ये भी देख लीजिए। बाद में डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बनते हैं और ये निर्वाचित अध्यक्ष भी बनते हैं, साथ में ये अस्थाई अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि सच्चिदानंद क्या थे, अस्थाई थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद क्या थे, स्थायी सदस्य बने थे, अध्यक्ष बने थे। ठीक है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कब बने थे ये, तो 11 दिसंबर 1946 को बने थे, ध्यान रखिएगा। तो 9-2-11 होता है, तो दूसरे अध्यक्ष कौन बने, 11 तारीख को दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। ठीक है, अब वही पूछा जाए कि आपके उपाध्यक्ष कौन थे, तो दो नाम मिलता है आपको उपाध्यक्ष के रूप में, इसको भी याद रख लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन इस पे नहीं बना है, बस उपाध्यक्ष पे बना है, एक एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामचारी भी जो है आपके, कृष्णामचारी और एच.सी. मुखर्जी जो है संविधान सभा के उपाध्यक्ष हुआ करते थे ये लोग। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन, राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष कौन, एच.सी. मुखर्जी, बी.टी. कृष्णामचारी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चीजें। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अगर पूछ दे कि विधानसभा के सचिव कौन थे, तो कौन हो जाएंगे, सचिव आपके हो जाएंगे H.B.R. आयंगकर, है ना, आयंगकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, H.B.R. आयंगकर। ठीक है, इसमें और कुछ खास नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन बना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसीलिए मैंने ऊपर अपने पढ़ा दिया आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस ये थोड़ा सा ये हो गया है, किस समिति के अध्यक्ष थे, तो ये हो जाएंगे मसौदा कमेटी के अध्यक्ष। ठीक है, ड्राफ्ट कमेटी कहे या प्रारूप समिति कहे या मसौदा कमेटी कहे, सब जो है भीमराव अंबेडकर वाला ही जो प्रारूप कमेटी था ना, उसी को कहा जाता है। ठीक है, मसौदा, ड्राफ्ट, अच्छा इसको लिख ही देती हूँ, कहीं कहीं लिखा मिल जाता है, इसको ड्राफ्ट कमेटी भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अपोहन समिति भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अपवहन समिति किसको कहा जाता है, तो प्रारूप समिति को ही जो कहा जाता है, जिसके अध्यक्ष जो थे भीमराव अंबेडकर थे। और ये अपोहन समिति समय बहुत लगा था ना, 8 माह का लगभग इन्होंने लिया था संविधान बनाने में। ठीक है, तो 8 महीने लिए, इस वजह से क्या है, अपोहन समिति के नाम से बुलाया गया था। किसने कहा था ये प्रारूप समिति को अपोहन समिति, तो वो कहा था आपके निराजुद्दीन अहमद। इन्होंने कहा था कि ये अपोहन समिति के नाम से जानी जानी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट किया था इन्होंने, 8 माह में तैयार किया था संविधान को। किसने, तो ड्राफ्ट कमेटी या मसौदा कमेटी या प्रारूप कमेटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसके हम अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। कितने सदस्य थे उसमें, उनको लेकर 7 सदस्य थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसीलिए मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। तो देखिए, जो समिति थी इनकी भीमराव अंबेडकर की प्रारूप समिति, उसको कब गठित किया गया था, तो गठन किया गया था इसका 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ इनका, जिसमें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर को इंक्लूड करके, एक्सक्लूड मत कीजिएगा, इंक्लूड है ये। ठीक है, 7। तो कौन कौन हो जाएंगे, भीमराव अंबेडकर जो है आपके अध्यक्ष हो जाएंगे, गोपाला स्वामी अयंगकर, उसके बाद अल्लादी कृष्णा स्वामी, डॉक्टर के.एम. मुंशी, उसके बाद सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला, एक सेकंड, सादुतुल्ला, उसके बाद हो जाएंगे एन माधवराव, जिन्होंने बीएल मित्र की जगह ली थी, स्वास्थ्य के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, तो एन माधवराव को जो है ऐड किया गया था। टीटी कृष्णामचारी जो थे, खेतान की मृत्यु के बाद, यानी डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इनको जो है ऐड किया जाता है। तो ड्राफ्ट कमेटी या प्रारूप समिति में या मसौदा समिति कमेटी में जो है कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर पूछा जाए मात्र एक कांग्रेसी कौन थे, तो ये आपके के.एम. मुंशी थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें 7 सदस्यों में। अब देखिए, इन्होंने रिपोर्ट अपनी कब जो है जारी की थी, अब जो अपने भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने संविधान में जब इनको दिया गया था बनाने को, तो इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, 8 माह का समय इनको दिया गया था, लगभग अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया, मतलब 1948 में जो है प्रकाशित की गई थी। ठीक है, प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से कम समय लिया। इस दौरान उसकी कुल 141 बैठकें हुई थी। प्रारूप समिति की 141 बैठकें हुई थी, ध्यान रखिएगा। तो अपना संविधान के लिए 114 और इसका पलट दीजिएगा, बीच में 4 ला दीजिएगा, तो 141 एक बैठकें इन्होंने किया था। ठीक है, उसके बाद एक चीज और यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभा में कब प्रस्तुत किया था, तो 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम रूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार आपका पढ़ा गया,
सभा में इस पर 5 दिन मतलब की चर्चा हुई थी। 9 नवंबर 1949 तक चर्चा किया गया। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हो गया। इसके बाद इसमें मेन ये मैं दिखाना चाह रही थी आपको कि ये जो इन्होंने प्रस्ताव दिया था ना संविधान बना के, तो उसको किस नाम से, यानी कि उसका हेडलाइन क्या रखा था उन्होंने, तो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, ऐसा लिखा हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने ये चीज दिखानी चाहिए थी। और सिग्नेचर कितने लोगों ने किया था संविधान पे, तो मात्र आपके 284 लोगों ने किया था। ठीक है, मिलेगा आगे आपको। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान अपनाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। देखा ही हमने कि 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां उसमें शामिल थी। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो जब अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद बने थे तभी हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को, जुलाई 1946 को उन लोगों का चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया, पूछा है, ध्यान रखिएगा, अपनाया, लागू नहीं किया, अपनाया, तो 26 नवंबर 1949 को जो है अपनाया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को लागू या प्रवृत्त किया था। ठीक है, अब देखिए 1949 वाला में पूछा जाता है कभी कभी कि जब 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान लागू किया गया था, तो कौन कौन से जो आर्टिकल हैं उसको उसी समय लागू कर दिया गया था, क्योंकि आप देखेंगे राष्ट्रपति बन गए थे अपने कौन थे, राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति। तो कैसे बने थे, क्योंकि कुछ जो है आपके आर्टिकल्स जो है लागू हो गए थे। उसमें कौन कौन था, तो 5 आर्टिकल 6, 7, 8, 9, 60 यानी कि 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 स्वतः ही लागू हो गया था, ध्यान रखिएगा। और संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। अब एक चीज और है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो हम सभी को पता है कि 26 जनवरी, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ही संविधान क्यों लागू किया गया था, तो एक्चुअली क्या हुआ था, इसी दिन जो है 26 जनवरी 1930 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इस वजह से जो है हमने 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को जो है प्रवृत्त किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब फैक्ट जो है बहुत बार रटिएगा तभी याद आएगा। ठीक है, चलिए आगे है, भारत का संविधान लागू कब किया गया था, तो लागू कहा जाएगा तो आपका हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रभुत्व संपन्न कब बना, तो संविधान सभा प्रभुत्व संपन्न कब बनता है, सिंपल सी बात है, जब जिस दिन हमारा संविधान लागू हो जाएगा उसी दिन हो जाएगा। तो 26 जनवरी 1950, देखिए नहीं दिया है ऑप्शन में, मैंने प्रिंट किया होगा तो प्रिंट नहीं हुआ होगा। 15 अगस्त 1947 बहुत लोग इसका आंसर लगाएंगे, बट देखिए पूरी तरीके से जो है ये सही नहीं है, क्योंकि जिस दिन हमने संविधान को लागू कर लिया था उसी दिन से जो है हम प्रभुत्व संपन्न बन गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, 26 जनवरी 1950। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आरंभ में संविधान सभा के सदस्यों की कितनी संख्या थी, तो कितनी संख्या थी आपकी, इसमें हो जाएगा 299, तो अब बाद में रहा था 389 था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आरंभ में कितनी सदस्य की सीटें तय की गई थी, अभी ऊपर हमने देखा ही था 389 सदस्यों की संख्या थी। ठीक है, तो अब उसके बारे में भी मैंने यहाँ लिख दिया है कि कितने सीट जो है पहले थी और बाद में क्या हुआ था। ठीक है, मतलब दे दिया है कटिंग, 389 सीटें थी, उसके बाद क्या हुआ 200 गिरते गिरते कितने पे, क्योंकि बंटवारा का काम चल रहा था उस समय भारत और पाकिस्तान का, तो 299 पे आ गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें दिया है तो ये भी याद रखिएगा, 1949 में जो है भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत में संविधान सभा के सदस्य की संख्या कितनी थी, तो स्वतंत्र भारत में कितनी हो जाएगी 299, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार है, तो संविधान के व्याख्या का अधिकार बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास जो है, और ध्यान रखिएगा संविधान का प्रहरी या संविधान संरक्षक किसे कहा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। ठीक है,
अब इसको समझने के लिए देखिए ये आप देखेंगे यहाँ पे ये फैक्ट जब आप समझेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या है, न्यायिक जो है आपको न्यायालय जो है सबसे बड़ा मतलब इनके लिए व्याख्या कर सकता है। जैसे कि उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है। इसके तहत वह केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जाती है। इन्हें आधिकारिक पाए जाने पर या अविधिक पाए जाने पर या असंवैधानिक पाने पर, अवैध पाने पर बलात् और शून्य घोषित किया जा सकता है। तद उसके बाद मतलब तदुपरांत इन्हें सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। इससे आपको समझ आ रहा है ना कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण सबने सुना होगा, आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करती है और हाई कोर्ट जो है 226 के तहत जो है रिट जारी करती है। रिट कितने प्रकार की जारी करती है? 5 प्रकार की जारी करती है। ठीक है, उसी में से एक जो है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है। बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम में ही है कि प्रत्यक्ष किया जाए, यानी कि स्पष्ट सामने किया जाए। कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर, यानी कि एक दिन का समय मिलता है। और ध्यान रखिएगा आर्टिकल 32 को जो है भीमराव अंबेडकर ने संविधान का सबसे मूल्य बताया था और इसी को हृदय एवं आत्मा के नाम से पुकारा था। संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 को B.R. अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए जो हमने बताया अभी कि आर्टिकल 32 के तहत जो है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है किसके तहत? 32 के तहत कितने तरह की? 5 प्रकार की जो है रिट जारी करती है। कौन कौन? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो ये 5 जो है आपके रिट है और 5 ही रिट जो है आर्टिकल हाई कोर्ट भी जारी करती है 226 के तहत, मतलब आर्टिकल 226 के तहत। ध्यान रखिएगा। और अगर ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दोनों में जो है क्षेत्र विस्तृत किसके पास ज्यादा है जिसमें वो रिट जारी कर सकता है? तो हाई कोर्ट के पास है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट जो है ना आपके मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उसी क्षेत्र में जो है मौलिक अधिकार में ही आपको जो है रिट जारी करता है। लेकिन हाई कोर्ट जो है ना उसके पास एक तो ये हो गया कि आप अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसके तहत भी रिट जारी करेगा हाई कोर्ट। उसके साथ साथ और भी जो का मतलब फैक्ट अगर कारण कोई विषय आता है तो उस उद्देश्यों में ये हाई कोर्ट जो है रिट जारी कर सकता है। तो पूछा जाए दोनों में क्षेत्र विस्तृत किसके पास है रिट जारी करने का? तो हाई कोर्ट के पास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? तो वो मैंने संविधान संशोधन लिया था, अब इसमें क्या है वर्ष पूछा गया है तो 1976 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी, यही मैं ऊपर बता रही थी, यह संविधान का कौन सा निर्देशित मूल्य है? तो ये क्या है? धर्म से रिलेटेड है ना, धर्म का पक्ष तो निरपक्ष, धर्म निरपेक्ष। ठीक है, तो हाँ इसी से आप देखिए अब क्या कीजिएगा, आप लोग डेफिनेशन समझ नहीं आता हो निकालने में तो यहाँ पे डिवाइड कीजिए इसको, धर्म का पक्ष नहीं लेगी, निर रहेगी यानी न्यूट्रल रहेगी, तो किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी उसको कहेंगे धर्म निरपेक्ष। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना या उद्देशिका सब यही है, किसके द्वारा दिया गया था? तो पहली बार जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आप देखेंगे ये संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका या प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। अब अगला है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का भेदभाव किस आधार पर था? तो वर्ण, जाति और नस्ल भी लिख लीजिएगा, वही इस पे था। ठीक है, यानी गोरे लोग जो थे ना काले वाले लोगों से जो है भेदभाव किया करते थे। अच्छा यहाँ पे मैंने ऐड ऑन कर दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण, जाति, नस्ल पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो लिबर्टी बिल्कुल है, स्वाधीनता है ना बिल्कुल शामिल है, समानता बिल्कुल है, धर्मनिरपेक्ष बिल्कुल है, धर्म और जाति की बात प्रस्तावना नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धर्म एवं जाति जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्रस्तावना मिला है तो कुछ चीजें बता देती हूँ। जैसे कि एन की पालकी वाला जो है, ठीक है, उन्होंने प्रस्तावना को जो है क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि परिचय पत्र है ये। ठीक है, पूछा जाए उद्देश्य को, परिचय पत्र किसके द्वारा कहा गया था, तो एन के पालकी वाला के द्वारा है जो ये कहा गया था, पालकी वाला। ध्यान रखिएगा, परिचय पत्र कहा गया था किसको, तो ये बात हो रही है प्रस्तावना की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, परिचय पत्र। उसके साथ आपसे पूछा जाए मूल आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा था। ठीक है, प्रस्तावना को जो है मूल आत्मा के नाम से किसने बुलाया था। सभी को पता है ना कि संविधान की आत्मा कौन है, प्रस्तावना। लेकिन भीमराव अंबेडकर के तहत संवैधानिक उपचार यानी कि आर्टिकल 32 है, वहीं पे देखेंगे प्रस्तावना को और भी नाम दिया गया है। जैसे कि आपने देख लिया कि परिचय पत्र किसने कहा था, तो एएन शायद है कि एन के हैं, एएन ही होगा, ध्यान रखिएगा। एएन पालकी वाला ने जो है परिचय पत्र कहा था उद्देशिका को। साथ में देखेंगे मूल आत्मा किसने कहा था, तो मूल आत्मा जो है ना आपने, ये किसने कहा था, एम हिदायतुल्लाह ने कहा था, हिदायतुल्लाह। ठीक है, एम हिदायतुल्लाह ने कहा था मूल आत्मा प्रस्तावना को। अच्छा, वहीं पे आप पूछा जाए जन्म पत्री किसने कहा था, जन्म पत्री, जन्म पत्री किसने कहा था, प्रस्तावना की बात हो रही है कि जन्म प्रस्तावना जो है जन्म पत्री है संविधान की, तो ये कहा था आपके के एम मुंशी ने, के एम मुंशी। जो मैं बोलती हूँ उस पर ध्यान दे दिया कीजिएगा आप लोग, लिखने पे थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा। तो जन्म पत्री किसने कहा था आपको प्रस्तावना को, तो कहा था ये आपके के एम मुंशी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब थोड़ा सा इसमें तो हमने आंसर देख लिया ना कि जाति और धर्म का जो है उल्लेख नहीं है। अब ये रहा आपके सामने प्रस्तावना, तो एक बार आप लोग प्रस्तावना सबको याद भी होना चाहिए और एक बार आप लोग पढ़ भी लीजिएगा इसको। ठीक है, अब इसमें बस मैंने इसलिए ऐड किया है आपके लिए कि पूछा जाए कि न्याय कितने, हमारे संविधान जो है कितने प्रकार की न्याय की बात करता है, तो ध्यान रखिएगा 3 प्रकार के न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। वहीं पूछा जाए आपसे कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, तो 5 प्रकार की। ठीक है, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, न्याय 3 प्रकार की और समानता 2 प्रकार की। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्वतंत्रता कौन कौन सी है, तो विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास, धर्म और उपासना की जो है आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता दिया जाता है संविधान के द्वारा। साथ में आपको प्रतिष्ठा यानी गरिमा से जीने का सबको अधिकार है और अवसर प्राप्त करने का भी सबको समान अधिकार है, ये भी देता है। तो ध्यान रखिएगा, समता को देखा जाए तो 2 प्रकार की समता संविधान जो है उल्लेखित करती है, प्रतिष्ठा और अवसर का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बनता है कई बार मैंने देखा है क्वेश्चन पूछा गया है कि न्याय है कितने प्रकार की संविधान देता है, तो 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। वहीं पे आपसे स्वतंत्रता 5 प्रकार की, कौन कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। समता कितने प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की देता है। अच्छा, अब पूछा जाए कि प्रस्तावना जो है किससे लिया गया है, तो हम भारत के लोग जैसे देखेंगे ये लाइन, तो हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से अडॉप्ट किया है। ध्यान रखिएगा, अमेरिका से लिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रस्तावना हमने अमेरिका से लिया है। अच्छा, ये पूछा जाए प्रस्तावना की भाषा किससे ली गई है, तो प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये चीजें जो वर्ड दी गई हैं इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा एक बार, कि जैसे हम भारत के लोग, ठीक है ना, कैसे डिस्क्राइब किया गया है। समाजवादी हमने रूस से लिया था। ठीक है, अब उसके बाद प्रभुत्व क्या हो गया, तो प्रभुत्व और संपन्न का मतलब ये होता है कि आपका घर है, अब आप ही जो है उस घर में रूल बना सकते हो। होम रूल आपने सुना होगा ना कि होम रूल हम अपने घर में हम अपना रोल करेंगे, तो आप लोग तिलक को और एनी बेसेंट को सुनते ही होंगे होम रूल के बारे में। ठीक है ना, मद्रास और पुणे में। तो होम रूल का मतलब यही होता है कि मतलब हम जो है प्रभुत्व संपन्न है, हम अपने जो रूल है अपने घर में हम ही बनाएंगे, यानी कि संविधान हमारा है, हमारे भारतीय जो है इसमें नियम या किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट करेंगे, उसी को कहा जाता है प्रभुत्व संपन्न, यानी बाहरी लोग कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, और पंथ निरपेक्ष हमने देख ही लिया कि किसी भी धर्म को जो है आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है, अगला वर्ड आता है गणराज्य। तो गणराज्य का अर्थ यही होता है कि जो हमारा शासन का प्रमुख है वो क्या होगा, वो चुना जाएगा, ना कि किसी वंश या खानदान का होगा। ठीक है,
उसके बाद समता क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, सभी में जो समाज और समान अवसर दिया जाए, सभी को गरिमा जो है समान रूप से दी जाए, सभी को जीने का हक बराबर से दिया जाए। बंधुता क्या होगा, तो यही है कि हम सभी ऐसा आचरण रखें कि जैसे हम एक परिवार के हैं। बंधुता भाई किसको बोलते हैं, अपने परिवार के भाई को बोलते हैं, तो वैसे ही आप सभी इंसान को जो है भाई समझे और बंधुता बनाए रखें। और हमने बंधुता फ्रांस से लिया था, ठीक है। और स्वतंत्रता क्या है, तो स्वतंत्रता बिल्कुल है, जैसे हम लोग अभी नेता को गाली दे देते हैं ना, वैसे नहीं देना चाहिए, लेकिन ये भी एक तरह से विचार अभिव्यक्त करने का हमारा तरीका है। हमारे पास स्वतंत्रता है कि हम अपने जीवन में जो है, कोई हमारे जीवन में किसी भी तरह का थोप नहीं सकता किसी भी प्रकार का, है ना, तो वो स्वतंत्रता होता है। न्याय क्या हो जाता है, तो नागरिकों के मध्य जो है उसकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर आपने गलती की है तो सजा आपको मिलेगा, चाहे आप वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो या अमीर हो या गरीब हो या किसी भी जाति का हो, ठीक है। अब अगला है सरकार का ऐसा लोकतंत्रात्मक क्या होता है, तो हमने लोकतंत्रात्मक पर पूरी चैप्टर पढ़ ली है, तो इसको मुझे नहीं लगता डेफिनेशन देने की इसकी जरूरत है ना। फिर भी जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा ये पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, नेल्सन मंडेला को किस आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, तो देखिएगा आजीवन कारावास सुनाया गया था, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा, 1964 की ये बात है। इनके साथ 7 और भी व्यक्ति थे, ठीक है, 7 प्लस मतलब 7 व्यक्ति और थे। तो इनको किस अपराध में कहा गया था, इन्होंने जो है श्वेतों के प्रति है ना विरोध किया है कि हमारे साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है, तो राजद्रोह का आरोप जो है श्वेतों ने, गोरों ने इन पे राजद्रोह का केस जो है लगा दिया था। और क्या किया था, आजीवन कारावास करके रोम्बेन द्वीप में जो है दक्षिण अफ्रीका के, उसमें इनको कैद कर दिया गया था। जो रोम्बेन द्वीप है उसमें भयावह सबसे जो है दक्षिण अफ्रीका का जेल माना जाता है। अगला है, रंग भेद की व्यवस्था ने दक्षिण अफ्रीका के बीच किस प्रकार का भेदभाव किया था, तो देखिए जातियों के बीच प्रतिबंध, सामाजिक संपर्क, सार्वजनिक सुविधाओं का अलगाव, जाति विशिष्ट नौकरी श्रेणियां सब में जो है किया था। बड़े पद पे जो है अश्वेत को नहीं बैठाया जाता था गोरों के द्वारा, ठीक है, तो अश्वेतों से जो है ना, इवन समुद्र हुआ करता था तो उसके तट पे ऐसे बैनर लगा देते थे कि ये इसमें जो है अश्वेत नहीं नहाएंगे, ये सिर्फ गोरों के लिए है। इवन कहीं कहीं ऐसे भी टैग देखे मैंने, बुक में देखा था कि ऐसे भी लगाए गए थे कि उसमें लिखा गया था कि अगर रात में जो है इस परिसर में अगर आते हो इंडियंस, ये आपके गोरी चमड़े वाले और अश्वेत लोग या नेटिव्स इंडियंस, तो आपको क्या किया जाएगा, मिसिंग सिद्ध कर दिया जाएगा कि आप जो है बिलो मतलब क्या कहा जाता है उसको, विलुप्त, लापता, लापता घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है, लापता घोषित कर दिया जाएगा। और जो गार्ड है वो सूट साइट का और देखते ही मार देगा गोली। और दूसरा चीज, अगर जंगली कुत्ते के हाथ में गए आपको, तो एक तो गार्ड आपको मार देगा, उसके बाद क्या करेगा, कुछ जंगली कुत्ते जो है नोच नोच के खा जाएंगे, ऐसा लिखा जाता था। सोचिए कितने हाई लेवल पे जो है रंग भेद की बातें की जाती थी। तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी पे की जाती थी, तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि सार्वजनिक सुविधा पे भी, जब समुद्र जो था तरनताल उसको कहते थे ये लोग, तो उसमें भी नहाने का श्वेतों को सिर्फ श्वेत ही नहा सकते थे, अश्वेत नहीं नहा सकते थे। ऐसी भी बहुत सी व्यवस्थाएं की गई थी, ठीक है। अगला दिया है, श्वेत शासन ने अपनी नीतियों को बदलने का निर्णय क्यों लिया, तो ऐसा नहीं है कि श्वेत जो है प्यार आ गया था श्वेतों पे कि बहुत कष्ट में, नहीं नहीं, वो लोग डर गया था एक्चुअली। जैसे भारत के देखेंगे 1857 की क्रांति में डर गया ब्रिटिश जो है, और फिर 1858 का नियम लाता है, वैसे ही क्या होता है, श्वेत जो है जब वहां पे बहुत सारा जो है सर विरोध और संघर्ष में वृद्धि होने लगा और सरकार ने महसूस किया कि दमन कठिन होता जा रहा है और उनको संभालना मुश्किल है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी नीति को जो है बदलने के लिए फैसला ले लिया। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी जो है दोनों सही है, ये गलत है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है। इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण के समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए एक दूसरे के भरोसा कर पाना मुश्किल था। एक्चुअली ये मैंने किसी और का इसमें डाल दिया है, ठीक है, उन लोगों को डर था वो डाला है मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन का आंसर है। बस ये आप याद रखिएगा कि क्या हुआ था, वो लोग अपने सुरक्षा और वो को देखते थे, बढ़ते हुए विरोध की वजह से जो है उन्होंने ये फैसला लिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम बताइए, तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये है आपका स्वतंत्रता के लिए लंबी पैदल यात्रा, ठीक है,
स्वतंत्रता के लिए लंबी पैदल यात्रा जो है नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। और महात्मा गांधी की इनके दोस्त मान लीजिए एक तरह से, दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने भी रंग भेद के लिए बहुत लड़ाई करी है, तो उनका क्या था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, उनकी जो है आत्मकथा थी, है ना, सत्य का प्रयोग, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए देख लेते हैं इनका। नेल्सन मंडेला की जीवन और संघर्षों पर एक पोस्टर बनाए और उनकी आत्मकथा क्या थी, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बहुत लंबा वॉक किया था उन्होंने फ्रीडम के लिए। अगला क्वेश्चन है, गोरे अल्पसंख्यक नए संविधान से क्या चाहते थे? तो वो एक्चुअली क्या चाहते थे कि अपने विशेषाधिकार और संपत्ति की रक्षा चाहते थे। ठीक है, इसी का आंसर वो छप गया था उसमें। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यही जो आपने देखा था ना यहाँ पे, ये देखिए वो क्या चाहते थे, तो गोरे जो है अपनी संपत्ति और अपने विशेष अधिकारों की उनको चिंता थी, तो वो चाहते थे कि जो संविधान बने उसमें ये रहे कि हमारी संपत्ति को कोई बाद में छीने नहीं, जो उन्होंने शासन के तहत बनाया था। ठीक है, अब इसमें से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? ठीक है, तो देख लेते हैं, संविधान वाले सभी देश अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक हैं, ये गलत हो जाएगा। सभी देश जो लोकतांत्रिक है अनिवार्य रूप से जो है संविधान है, जैसे भारत को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, है ना, दक्षिण अफ्रीका को देख लीजिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि जहां संविधान है वहां पे अनिवार्य रूप से जो है लोकतांत्रिक स्थापित होता हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। तो आंसर क्या पूछा था, कौन सा वाक्य सही है, तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी कहीं दिया हुआ है, जिन देशों में संविधान वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहां संविधान का होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई के बाद अमेरिका के लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण कराया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने भी लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण किया। इसके बाद यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक लिखित संविधान होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो हमने देखा ही था ये कहाँ किया गया था, कराची में किया गया था। अब थोड़ा सा इसमें डिटेल हम लोग देखेंगे, यहाँ पे बस आप देख लीजिए कि ये कराची में हुआ था। ठीक है ना, अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिटेल देखेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन में ही डिटेल मिलेगा। चलिए, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, अच्छा ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई झाबर भाई पटेल इनका नाम है, ठीक है पूरा, जिन्होंने मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा तैयार किया था। ठीक है, तो ये आपका मसौदा किसने तैयार किया था? अच्छा, ये क्वेश्चन अभी इससे क्या बनता है, आपको क्वेश्चन आंसर क्या मिल रहा है कि 1931 में जो कराची में अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार भाई वल्लभ पटेल थे। उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि जो ये अधिवेशन हुआ था ना, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता कर रहे थे, उसमें जो है मौलिक अधिकार की बात की गई थी, सबको पता है। तो मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा किसने तैयार किया था, ये क्वेश्चन है। तो ये किया था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। अब देखिए उसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम के संकल्प का मसौदा तैयार किया है। 26 मार्च से 31 मार्च तक जो है 1931 तक आयोजित कराची अधिवेशन सत्र अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष सत्र था जिसमें महात्मा गांधी को लंदन में आयोजित होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसी जो अधिवेशन में है, कराची अधिवेशन जो हुआ था उसी में जो है आपके महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे ना, मात्र एक ऐसा गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी गए थे मात्र दूसरी में। ठीक है, भीमराव अंबेडकर तीनों में गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी कब काम हुआ था, इनको चुना गया था, तो ये इसी में 1931 में ही चुना गया था। उसके बाद देखेंगे इसी सत्र में जो है गांधी इरविन संधि का या दिल्ली संधि जिसको कहते हैं अनुमोदन पर भी चर्चा किया गया था। अच्छा, यहाँ पे 1931 और मार्च आया है तो ध्यान रखिएगा 23 मार्च भगत सिंह को फांसी कब हुई थी, तो 23 मार्च 1931 को 7:30 7:33 पर जो है उनको फांसी दिया गया था। ठीक है, सुखदेव और आपके राजगुरु को साथ में। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया भी है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है 23 मार्च 1931 को जो है फांसी हुई थी। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, 1937 में भारत में प्रांतीय विधानसभाओं का चुनाव किस अधिनियम के तहत हुआ था? चुनाव तो हुआ था ना, तो किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो ये हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए दिया है कि 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कब कराए गए थे? तो 1937 के बाद। ठीक है, यही ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व में किस क्रांति ने भारतीयों को समाजवादी अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था? तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? समाजवादी। तो समाजवादी कहाँ से? तो रूसी क्रांति से। और मौलिक कर्तव्य भी हमने कहाँ से लिया है? यहीं से लिया है, रूस से लिया है। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखिएगा कि रूस से हमने जो योजना बना था ना, ये पंचवर्षीय योजना, वो भी हमने रूस से ही लिया था। ठीक है, चलिए अब देखिए किससे क्या क्या हम लोग थोड़ा सा लिए थे, उसका ओवरव्यू लेते चलते हैं। तो देखिए, हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श को, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज को, और अमेरिका से जो है हमने अधिकारों को, मूल अधिकारों को, और इसके बाद आप देखेंगे रूस में हुई समाजवादी क्रांति से जो है वो लोग प्रभावित थे। ठीक है, जो उन्होंने अपने संविधान में भी अडॉप्ट किया। अगला है, यहीं पे अब देखिए समझ आ रहा होगा कि इन लोगों ने पहले से ऑब्जर्व करके रखा था कि हमारा जब भारत आजाद होगा तो हम कौन कौन सा जो है रूल जो है यहाँ पे अच्छा है उसी को लागू करेंगे। जो लोग बोलते हैं ना कि उधार का संविधान, उनके लिए ये अच्छा मतलब समझ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान को अपनाने से पहले कितने संशोधनों पर विचार किया गया था? तो लगभग 2000 विचार जो संशोधन जो है किए गए थे। ध्यान रखिएगा 2000 से कम नहीं है, 2000 प्लस है। कहीं कहीं तो 7000 तक भी मिलता है, लेकिन आप याद रखिएगा एनसीईआरटी के थ्रू जो है आपका 2000 प्लस संशोधन जो है किए गए थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, देखिए वो 3 वर्षों में कुल 114 दिन की गंभीर चर्चा हुई। उसके बाद आपको यहाँ पे संशोधन देखिए 2000 से ज्यादा संशोधन पर जो है विचार किया गया था। अच्छा, यहीं पे धारा दिया है तो देख लीजिए धारा किसे कहते हैं? तो संविधान के प्रारूप के प्रत्येक धारा पर, यानी कि जो एक पैरा होगा ना उसको धारा कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे दिखाई आपको 2000 से ज्यादा संशोधन हुए थे, तो कहीं 2000 से ज्यादा मिले तो उसको याद रखिएगा कि वही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव जो है सबसे महत्वपूर्ण था? तो कौन सा हो जाएगा? गोरे और अश्वेत के बीच जो है बहुत देखिए अश्वेत जो थे ना दक्षिण अफ्रीका में 3/4 थे, यानी कि 75% जो है वो थे, बहुसंख्यक में थे, और गोरे जो थे अल्पसंख्यक थे। अब फिर भी क्या था, बहुत सारा जो गोरे थे वो अश्वेतों पे जो है अत्याचार किया करते थे, है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, साउथ अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ? तो जब आजाद हुआ उन लोगों ने अपने आप को सहमत बनाया, 26 अप्रैल 1994 को जो है आप ये अफ्रीका में जो है रंग भेद खत्म हुआ और श्वेत और अश्वेत दोनों ने मिलकर संविधान बनाने की योजना बनाई। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुई थी? तो कब हुई थी इनकी मृत्यु? तो इनकी मृत्यु हुई थी 5 दिसंबर 2013 को, लगभग 95 साल के ये हो गए थे उस समय। ठीक है, नेल्सन मंडेला को जेल कब हुआ था? तो देखेंगे आप 1964 में इनको जेल होता है। इनके साथ साथ आजीवन कारावास में 7 व्यक्ति और भी रहते हैं। अगला प्रश्न है, देश का सर्वोच्च कानून कौन होगा? तो सर्वोच्च कानून जो है संविधान होता है। अगला प्रश्न है, संविधान का यह कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्य और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है या कहलाता है, तो प्रस्तावना अभी देखा ही हमने कि एन के पालकीवाल ने क्या कहा था, परिचय पत्र कहा था, जन्म पत्री कहा था के एम मुंशी ने, हिदायतुल्लाह ने क्या कहा था, मूल आत्मा कहा था। एक संक्षेप में जो है संविधान को अगर कोई देखना चाहे तो अगर आप प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि भारत में संविधान जो है किस तौर तरीके पर जो है लागू है। ठीक है, अगला है, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो हमने ये बता ही दिया है, भारत का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता संघर्ष किसने किया? तो दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता संघर्ष किसने किया था? तो नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में जो है किया गया था, और महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारे यहाँ किया गया था भारत में। अगला है,
दक्षिण अफ्रीका में किन लोगों के साथ भेदभाव रंग भेद किया जाता था? तो गोरे लोगों के साथ या अमेरिकन या ब्रिटिश के साथ? तो काले लोग जो थे काले रंग के या रंगीन चमड़ी वाले उनके साथ जो है भेदभाव किया जाता था। अगला है दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ? तो 26 अप्रैल 1994 को जो है दक्षिण अफ्रीका आजाद होता है। मतलब इसी भेदभाव से जो है वो बाहर निकलता है। अगला है दक्षिण अफ्रीका के संविधान ने निम्न में से किस शासन प्रणाली को प्रोत्साहन दिया था? तो किसको दिया था? लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है उसको लागू किया था। अगला प्रश्न है संविधान की आवश्यकता है क्यों है? तो सरकार का निर्माण करने के लिए, समाज के विभिन्न लोगों में समन्वय यानी कि समानता बनाने के लिए, एक मतलब समन्वय का मतलब ये होता है कि एक दूसरे से जो है राय विचार बनाए, ठीक है। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने के लिए, तो बिल्कुल लक्ष्मण रेखा जो है संविधान ही खींचती है। तो ये क्या हो जाएगा? तीनों जो है सही है। उपरोक्त सभी जो है स्टेटमेंट संविधान की आवश्यकता इसके लिए पड़ती है। अगला है भारत के विभाजन में लगभग कितने लोग मरे थे? तो देखिए इसमें लगभग जो है 10 लाख जो लोग हैं मरे थे, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मानिए तो एक विस्थापन होने में या पलायन होने में जो मृत्यु हुई थी ये भारत में हुई थी। और ये कब हुआ था? भारत पाकिस्तान विभाजन जब हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है संविधान के किस संशोधन अधिनियम में के द्वारा शिक्षा अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? तो शिक्षा अधिकार जो है मौलिक अधिकार भी है और साथ में ये मौलिक कर्तव्य भी है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए माता पिता को मतलब पढ़ाना चाहिए, उनका मौलिक कर्तव्य बताता है, ठीक है। मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक। और 86वीं संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है हमारा शिक्षा जो है मौलिक अधिकार है। अगला है भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में किया गया था। एम एन रॉय, अभी बताया ही मैंने। देखिए 19 मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की थी, ठीक है। आत्मनिर्णय मतलब खुद से निर्णय लिया जाए। एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान के निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था, ठीक है। अगला है स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले एम एन रॉय 1934 में जो है इन्होंने विचार जो है अपनी प्रकट की थी, ठीक है। और हमने संविधान का निर्माण किससे किया था? तो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 के तहत। अगला है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के किस संविधान निर्माण का प्रस्ताव किया गया था? तो यही है आपका क्रिप्स मिशन द्वारा 1942। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में आए थे? तो 10 लाख की जनसंख्या में जो है एक प्रतिनिधि को चुना गया था, ठीक है। ये भी देख लीजिए कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्ति के ऊपर एक प्रतिनिधि जो है निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। स्टेटफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर जो थे सदस्य थे, ठीक है। तो देख लीजिए ये कैबिनेट मिशन 19 मार्च 1946 में जो है आपके भारत पहुंचता है। इस मिशन के सदस्य स्टेटफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ द ट्रेड थे, यानी कि अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन थे? फोर्ड क्रिप्स थे, ठीक है। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव बन के आए थे। एबी अलेक्जेंडर थे जो नौसेना मंत्री थे, ठीक है। देखिए आगे 65 नंबर क्वेश्चन से जो है अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो भी लंबा हो रहा है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।